हाय एवरीवन, लेट्स रिवाइज इकोसिस्टम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इकोसिस्टम जो होता है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बना होता है। बायोटिक क्या होता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, एंड एबायोटिक का लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल। इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम को कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग यानी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। लार्ज सी, फॉरेस्ट या फिर पॉन्ड भी हो सकते हैं। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट एंटायर बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं, जो कि बहुत सारे लोकल इकोसिस्टम ऑफ अर्थ से मिलकर बना होता है। क्योंकि ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, तो इसको डिवाइड किया जा सकता है दो बेसिक कैटेगरीज में, एक टेरेस्ट्रियल, एक एक्वाटिक। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्टुअरी, ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, ये मैन मेड इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। कि यहाँ पे एक आपके लिए ग्राफिकल इसको बनाया गया है ताकि ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके और रिवाइज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि इनपुट जो होता है प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी देखेंगे, फूड चेन, वेब से या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखेंगे, और उसके बाद आउटपुट देखेंगे जिसमें डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस दोनों को पढ़ेंगे। When we look at relationship, साइकिल, चेन, वेब्स को जब हम देखते हैं जो क्रिएट होते हैं एनर्जी फ्लो के रिलेशनशिप के कारण इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इनके इंटर रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। In chapter 13 you have looked at the various components of environment, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, हमने दोनों को देखा है। और आपने बायोटिक ये भी देखा होगा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट अपनी सराउंडिंग्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट को इंटीग्रल मैनर में, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी के टर्म्स पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम का। आइडेंटिफिकेशन और इनमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ इन अ इकोसिस्टम, हम लोग को स्पीशीज़ कंपोजिशन देते हैं। यहाँ से स्पीशीज़ कंपोजिशन की डेफिनेशन आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन एंड इनमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। इसके बाद आ जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, इसको स्ट्रैटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर से नीचे वाली डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पे स्पीशीज़ होते हैं जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स को। जैसे कि ट्रीज़ जो है वो हाईएस्ट लेवल, फिर श्रब्स आते हैं जो सेकेंड लेवल पे होते हैं, हर्ब्स और ग्रासेस आते हैं जो कि लोएस्ट लेवल पे होता है। यही एग्जांपल दिया है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो होता है ये फंक्शन करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट, यानी एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, एनर्जी थर्ड है, एनर्जी फ्लो, और फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आगे बढ़ते हैं। ईथोस ऑफ एक्वेटिक सिस्टम हम लोग को समझना है, इन्हें कैसे फंक्शन करता है, अगर उसको हम लोग को समझना है। हम स्मॉल एग्जांपल लेंगे, किसका? पॉन्ड का लेंगे। पॉन्ड जो होता है वो शैलो वाटर बॉडी होता है। ठीक है, विच ऑल द अबाउ मेंशन फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिबिट करता है, यानी ये चारों कंपोनेंट्स को एग्जिबिट करता है पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट क्या होती है? वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सोलर इनपुट, सॉरी अबायोटिक सब्सटेंस क्या होता है? वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रिच सॉइल डिपॉजिट। इसके आगे वाली लाइन में आ जाते हैं सोलर इनपुट और न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है, ये रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉइंट को डिपेंड करती है, यानी काम कितना जल्दी जल्दी हो सकता है, कितना धीरे होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में कि अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हमने पढ़े? वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रिच सॉइल डिपॉजिट। ऑटोट्रॉफ्स क्या क्या थे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गे, कुछ फ्लोटिंग सबमर्ज मार्जिनल प्लांट्स। ठीक है, और कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं? जू प्लैंक्टन्स। यहाँ पे हमने पढ़ा है फाइटोप्लैंक्टन्स ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं, एल्गे कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सबमर्ज, फ्लोटिंग और मार्जिनल प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कंज्यूमर में हमने जू प्लैंक्टन को पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो फंगाई, बैक्टीरिया या फ्लैजलेट्स होंगे। ठीक है, जो अबंडेंट होते हैं बॉटम ऑफ द पॉन्ड में। ठीक है, यहाँ पे डीकम्पोजर्स क्या है? फंगाई, बैक्टीरिया और फ्लैजलेट्स। आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर एज अ होल। ये सिस्टम जो है वो इकोसिस्टम के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है और बायोस्फीयर के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है एज अ होल। क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है? यहाँ पे सबसे पहला काम होता है, कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन एनर्जी।
ऑफ सन बाय ऑटोट्रॉफ्स, इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। पहला काम क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम होता है। दूसरा कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कंजम्पशन होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तीसरा डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन होता है डेड मैटर का, और उनको वापस से रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि ऑटोट्रॉफ्स उनको यूज़ कर सके या फिर प्लांट्स न्यूट्रिएंट को यूज़ करके वापस फोटोसिंथेसिस कर सके। These events are repeated over and over again in an unidirectional. These events are repeated over and over again. यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे इवेंट्स को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी हो टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल, और एनर्जी का डेसिपेशन और लॉस होता है हीट के फॉर्म। प्रोडक्टिविटी में आ जाते हैं। कांस्टेंट सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इकोसिस्टम में ताकि वो फंक्शन सस्टेन कर सके। प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है वो अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स, उस बाय फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी प्रोडक्शन। अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो कि पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, ये एक्सप्रेस होता है वेट यानी ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी यानी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया पर यूनिट एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर इन्वर्स में रहेगा ही। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को ही हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, यानी कितने जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे बस ईयर इन्वर्स और जुड़ जाएगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर था और उसमें ईयर इन्वर्स जुड़ गया, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर था उसमें ईयर इन्वर्स जुड़ गया क्योंकि ये पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, इसको डिवाइड करा जा सकता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट में और नेट प्राइमरी प्रोडक्ट में। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है ऑफ इकोसिस्टम, नेट प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, जो कि यूटिलाइज्ड होती है प्लांट्स, कुछ इनमें से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होती है प्लांट्स के द्वारा रेस्पिरेशन में। तो उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल बायोमास है जो कंजम्पशन के लिए मिलता है हेटेरोट्रॉफ्स को, हर्बीवोर्स और डीकम्पोजर्स को। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर रेट यानी कितने जल्दी जल्दी न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है कंज्यूमर्स के अंदर। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज़ में जो पर्टिकुलर एरिया में है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स पे डिपेंड करती है, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, क्या प्लांट की स्पीशीज़ है, क्या न्यूट्रिएंट्स है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है। देयरफॉर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन्स होती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस। ओशन की प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन होती है। ठीक है, बाकी पूरी लैंड की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजर्स में आते हैं, यहाँ पे रिविजन नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजर्स में आते हैं। मैं हैव हर्ड दैट अबाउट अर्थवर्म, क्योंकि उसको फार्मर का फ्रेंड बुलाया जाता है, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर करता है और लूजन करने का काम करता है सॉइल को। सिमिलरली डीकम्पोजर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और इसी प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहते हैं। किस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने को डीकम्पोजिशन कहते हैं। डेड प्लांट्स जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्लावर्स और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और फीकल मैटर भी जो होता है वो डिट्रेटस में आता है सॉरी, विच इज़ रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन, इसी का डीकम्पोजिशन होता है। इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं क्या क्या, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। डेट्रीवोर्स जब तोड़ते हैं डिट्रेस को स्मॉलर पार्टिकल में, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। डेट्रीवोर्स के द्वारा यानी अर्थवर्म्स के द्वारा, जैसे डेट्रीवोर्स यानी जो तोड़ते हैं, एग्जांपल अर्थवर्म, जो ब्रेक डाउन करते हैं डिट्रेस को स्मॉलर पार्टिकल में, उसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लीचिंग के प्रोसेस से क्या होता है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल होराइजन में डाउन चली जाती है और प्रेसिपिटेट हो जाती है अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम जब डिग्रेड करते हैं डिट्रेस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, हमने देख लिया फ्रेगमेंटेशन, सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ना बाय रेट्रीवोर्स। लीचिंग क्या होता है, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गो डाउन इन सॉइल होराइजन एंड प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट। और जब बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम के द्वारा डिग्रेड किया जाता है डिट्रेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं
अबाउ स्टेप्स, नोट दैट ऑल द अबाउ स्टेप्स इन डीकम्पोजिशन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ होते हैं. ऑन डिट्रस, ह्यूमिडिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन होते हैं इन द सॉइल. आगे बढ़ते हैं. ह्यूमिडिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, जिसको ह्यूमस बोलते हैं. ह्यूमिडिफिकेशन के कारण क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, जो कि एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस होता है. ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से और एक्सट्रीमली स्लो रेट में बनता है. ठीक है. ये कोलाइडल भी होता है, तो ये रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है. ठीक है. ह्यूमस जो है वो फर्दर डिग्रेड होता है बाय माइक्रोब्स, रिलीज करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन. ह्यूमस को जब हम लोग फर्दर डिग्रेड करते हैं और रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, इसी प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहा जाता है. ठीक है. डीकम्पोजिशन लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन कंट्रोल होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रस से. ठीक है. यानी रेट ऑफ डीकम्पोजिशन डिट्रस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करेगा. ठीक है. यहाँ सबसे पहला केस क्या है, अगर जो डिट्रस है वो सॉइल डिट्रस है वो लिग्निन और काइटिन में ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेशन रखता है, तो यहाँ पे उसकी डिग्रेडेशन स्लो होगी. वहीं अगर वो डिट्रस नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को ज़्यादा रखता है तो उसकी डिग्रेडेशन जैसे कि शुगर, तो उसकी डिग्रेडेशन क्विकर होगी. टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डीकम्पोजिशन थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, और वार्म अप करते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट और फेवर डीकम्पोजिशन. यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, सॉइल मॉइस्चर और टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं डीकम्पोजिशन को, एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि ये सॉइल माइक्रोब्स के अंदर वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो होता है वो फेवर करता है डीकम्पोजिशन को, वेराज लो टेम्परेचर यानी ठंडा इन्वायरमेंट और एनएरोबायोसिस इनहिबिट करता है डीकम्पोजिशन को, जिससे ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप हो जाता है. यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं फॉर क्विक रिविजन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एनर्जी फ्लो में आ जाते हैं. हमने देखा एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोथर्मल यानी डीप सी हाइड्रोथर्मल यानी सी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम मिलता है, उसके सिवाय सारे के सारे इकोसिस्टम में सन जो है वो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है. जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है उसमें से सिर्फ 50% जो होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, जिसको हम लोग पार बोलते हैं. ठीक है. फिक्स करती है यहाँ पे नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन्स रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड एंड सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है. यही जो होते हैं, तो यहाँ हमने देखा टोटल सन की रेडिएशन में से 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है. ठीक है. हमें पता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो एनर्जी का यूज़ करके सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं. 2 से 10% ऑफ प्लांट्स जो होते हैं सिर्फ 2 से 10% ऑफ PAR को कैप्चर करते हैं, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि सोलर एनर्जी कैप्चर कैसे होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फ्लो कैसे करती है. ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर में फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो जो होता है वो डायरेक्ट सन से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर यानी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है. फर्दर इकोसिस्टम जो होते हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं. ठीक है. दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी ताकि वो सिंथेसाइज कर सके मॉलिक्यूल दे रिक्वायर एंड काउंटर एक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टू ऑफ इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस, यानी काउंटर एक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस में. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूसर कहा गया है. इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोडक्ट क्या होते हैं, हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स होते हैं. लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट आर वेरियस स्पीशीज जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गे और हायर प्लांट्स. ठीक है. हमने क्या देखा कि यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और वैसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गे और हायर प्लांट्स जो है वो मेन प्रोड्यूसर है. हमें फूड चेन एंड वेब के बारे में पता है कि एग्जिस्ट करते हैं नेचर में स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर. जो चेन है या फिर वेब है वो फॉर्म होती है कि एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल में फीड करते हैं या डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द चेन और वेब इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी. ये क्यों फॉर्म होती है, इंटरडिपेंडेंसी के कारण. नो एनर्जी ट्रैप्ड हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म में, उसी नो एनर्जी ट्रैप्ड इन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर. क्योंकि अगर एनर्जी अगर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोड्यूसर में ट्रैप्ड हो जाएगी तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है. कौन से ऑर्गेनिज्म की, कंज्यूमर की. डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रेस चेन.
यानी जैसे ही डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रेस चेन चालू हो जाती है। सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट में फॉर द फूड्स और ये नीड दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर। इनको हेंस कंज्यूमर बोला जाता है यानी हेट्रोट्रॉफ्स। अगर ये फीड करते हैं प्रोड्यूसर में, जो प्लांट्स है उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। जो डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं यानी प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। अगर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ईट कर रहा है जो कि फिर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है तो उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जा रहा है। Likewise you could have tertiary consumer too, ठीक है। ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं एंड सम कॉमन हर्बीवोर्स होते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होते हैं और मॉलस्क इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर फीड ऑन हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स। जो हर्बीवोर में फीड करते हैं वो कार्निवोर होते हैं जिनको प्राइमरी कार्निवोर बोलते हैं। और फिर दोज दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कार्निवोर को सेकेंडरी कार्निवोर बोला जाता है। सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन डिपिक्ट किया गया है बिलो। प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग प्राइमरी कार्निवोर भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रेस फूड चेन जो होती है वो डेड और ऑर्गेनिक मैटर से चालू होती है। इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर से पूरा करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। इनको सेप्रोट्रॉफ्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। डेड और वेस्ट मटेरियल को पहले इन लोग ब्रेक डाउन करते हैं और फिर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन उतनी प्रोमिनेंट नहीं है फॉर कंडक्ट ऑफ एनर्जी सॉरी इन एक्वाटिक फूड चेन जीएफसी जो है वो मेजर कंडक्ट है फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी मेन कौन है यहाँ पे? ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसमें? एक्वाटिक इकोसिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। इन अगेंस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर एनर्जी का फ्लो किसमें होता है? डिस्ट्रेस फूड चेन में होता है। ठीक है, डिस्ट्रेस फूड चेन जो होता है वो कनेक्ट होता है ग्रेजिंग फूड चेन से कुछ लेवल पे डीएफसी जो होते हैं डिस्ट्रेस फूड चेन वो प्रे बन जाता है जीएफसी के एनिमल्स के लिए। ठीक है, कॉकरोचेस क्रोज ऑमनीवोर्स होते हैं। दे आर नेचुरली इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक्स द फूड वेब। ठीक है, नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन फूड वेब को बना देता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग्स और कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन या फूड पे ये एक स्पेसिफिक प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसी स्पेस को हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होता है, हर्बीवोर्स सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल में होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड, टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज करता है सक्सेसफुल ट्रॉफिक लेवल में। ऑर्गेनिज्म डाई करता है वो कन्वर्ट हो जाता है डिस्ट्रेस या डेड बायोमास में। एनर्जी सोर्स फॉर डीकम्पोजर बन जाता है। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स ऑन द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर एनर्जी डिमांड्स। ठीक है, ईच ट्रॉफिक लेवल में सर्टन मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर टाइम उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ईच ट्रॉफिक लेवल में सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है पर्टिकुलर टाइम में, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप मेजर होता है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर नंबर इन अ यूनिट एरिया। दोनों तरीके से हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर कर सकते हैं। मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोमास में या फिर नंबर इन अ यूनिट एरिया में मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो बायोमास है वो एक ड्राई वेट होता है और एक फ्रेश वेट होता है। ड्राई वेट को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि फ्रेश वेट में जो मॉइस्चर कंसनट्रेशन है वो वेरी करता है। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन ग्रेजिंग फूड चेन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि एनर्जी की ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी 10% लॉ को फॉलो करती है। 10% लॉ जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी डीएफसी में नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे देखा गया है सन जितना भी टोटल एनर्जी दे रहा है उसमें से सिर्फ 50% पीएआर होती है और पीएआर में से सिर्फ 2% ऑक्यूपाई करता है, यानी टोटल में से 1% सिर्फ प्लांट ऑक्यूपाई करता है। फिर उसमें से 10% नेक्स्ट जाएगा, 10% फिर नेक्स्ट में जाएगा, उसमें से भी 10% सिर्फ नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, ये बहुत 10th का कॉन्सेप्ट है, ईजी सा। इकोलॉजिकल पिरामिड में आ जाते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। द बेस ऑफ पिरामिड जो होता है वो ब्रॉड होता है और ऊपर जाते जाते वो नैरो हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। यहाँ पे हम लोग पिरामिड को किसके पे बेसिस पे देखेंगे, नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे और एनर्जी के बेसिस पे। बेस ऑफ पिरामिड प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर जाते जाते प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर सब देखने को मिलेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर में आ जाते हैं। यहाँ पे पिरामिड हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम का देख रहे हैं। 6 मिलियन जो होते हैं यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, फिर 700,000 प्राइमरी कंज्यूमर, 300,000 समथिंग सेकेंडरी कंज्यूमर, ओनली 3 टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे टॉप लेवल पे सिर्फ 3 टर्शरी कंज्यूमर डिपेंड करते हैं 6 मिलियन प्लांट स्पीशीज़ पे। ठीक है, और ये कैसा है, अपराइट है। ठीक है, कैसा पिरामिड है ये, अपराइट पिरामिड है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे बायोमास का। जो डिक्रीज़ होता है बायोमास में हायर ट्रॉफिक लेवल में, 809 बायोमास था, 37 हो गया, 11 हो गया, 1.5 हो गया, यानी डिक्रीज़ हुआ टर्शरी कंज्यूमर में जाते जाते। तो ये भी अपराइट पिरामिड को शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड बायोमास का पिरामिड है। कहाँ पे, एक्वेटिक में। सिर्फ एक्वेटिक में जो बायोमास का पिरामिड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है कि एक्वेटिक में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, अपराइट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जू प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि कंज्यूमर होते हैं फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन्स कम होते हैं। ठीक है, कम बायोमास वाले होते हैं। एनर्जी का पिरामिड हर एक केस में अपराइट ही होगा, हर एक केस में अपराइट होगा, क्योंकि इस 10% रूल को फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हर एक कैलकुलेशन जो होता है, मान लो कि अगर तुम्हारे प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी है, 1000 जाएगी तुम्हारी प्राइमरी कंज्यूमर के पास, 100 जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, 10 जाएगी टर्शरी कंज्यूमर के पास, इसलिए 10% ही ट्रांसफ़र हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे जनरलाइजेशन हम नहीं बना सकते। ठीक है, नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू फॉर फ्यू इंडिविजुअल एट एन ट्रॉफिक लेवल इनटू अकाउंट। ठीक है, ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। ऑल्सो जो गिवन ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। जैसे वन मस्ट रिमेंबर दैट ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल लेवल, ना कि स्पीशीज़ को। ठीक है, एट अ गिवन स्पीशीज़ में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल एट द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। जैसे स्पैरो का एग्जांपल है, अगर वो सीड खा रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, अगर वो इंसेक्ट खा रही है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाती है। मोस्ट इकोसिस्टम में सारे के सारे पिरामिड्स जो होते हैं, नंबर, एनर्जी और बायोमास अपराइट ही होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं नंबर में, बायोमास, ठीक है, और बायोमास देन हर्बीवोर्स। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर का नंबर भी ज़्यादा होता है, बायोमास भी ज़्यादा होता है हर्बीवोर्स से, प्राइमरी कंज्यूमर से। हमने देख तो चुका है ये चीज़। और हर्बीवोर्स जो होते हैं वो मोर इन नंबर होते हैं और बायोमास में होते हैं फ्रॉम कार्निवोर। यहाँ पे देख चुके हैं हमने कि प्रोड्यूसर ज़्यादा बायोमास में है, प्रोड्यूसर ज़्यादा नंबर में है प्राइमरी कंज्यूमर से, है ना। आगे बढ़ते हैं, और एनर्जी हमेशा लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ज़्यादा होती है देन हायर ट्रॉफिक लेवल, पर एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, अगर हम लोग बड़ा सा पेड़ लेंगे जिसमें हम लोग नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को काउंट करेंगे, व्हाट वुड यू गेट। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स जो उन पर डिपेंड कर रही है, इंसेक्ट जो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लार्जर बर्ड्स जो उनको खा रही है। तो ऐसा कुछ पिरामिड हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि एक वियर्ड शेप का पिरामिड होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन पहला ये हमने देख लिया, और दूसरा एक्सेप्शन क्या होता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है सी में, एक्वाटिक सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि फिशेस के नंबर फाइटोप्लैंक्टन से कई ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से फ्लो करता है। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी हमेशा लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल एट गिवन टाइम एनुअली पर यूनिट एरिया। ठीक है, लास्ट लाइन में आ जाते हैं। हाउएवर सर्टन लिमिटेशन होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के, जो हमने अकाउंट में अभी तक नहीं लिए हैं। सबसे पहला लिमिटेशन क्या होता है, सेम स्पीशीज़ 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है। सिंपल फूड चेन आजकल नेवर एग्जिस्ट करती है, हमने फूड वेब को अकोमोडेट नहीं किया है। सेप्रोफाइट्स को हमने प्लेस नहीं दिया है, जबकि उनका वाइटल रोल होता है इकोसिस्टम में। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। इसके शॉर्ट नोट्स मैंने साइड में ही लिखे थे, तो ईज़िली रिवाइज़ किया जा सकता है।